हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ भावकाल चैनल पे। इस परसेंटेज पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत से संबंधी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अनेकों प्रश्न। उन्हें हल करेंगे ट्रिक्स के साथ, कॉन्सेप्ट को समझते हुए। इसके पहले पार्ट 1 वीडियो में हमने प्रतिशत के बेसिक और एडवांस कॉन्सेप्ट को देखा था, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिस नहीं कीजिएगा, जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने के पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकन अवश्य दबाएं। दोस्तों, शुरुआत करेंगे बिल्कुल बेसिक से। अगर आपके सामने प्रश्न हो कि 40 50 का कितना प्रतिशत है, अगर आपको ऐसे प्रश्न मिले तो दो प्रश्नों के उत्तर इसी प्रश्न के अंदर से निकालना है। पहला प्रश्न है कि किस संख्या का प्रतिशत निकालना है, यानी कि किसका प्रतिशत निकालना है। और फिर दूसरा प्रश्न है कि किस संख्या के बनिस्पत आपको प्रतिशत निकालना है, यानी कि किसके बनिस्पत प्रतिशत निकालना है। 40 50 का कितना प्रतिशत है, यानी कि किसका प्रतिशत निकालना है। हमें प्रतिशत निकालना है 40 का, और किसके बनिस्पत निकालना है, तो 50 के बनिस्पत निकालना है। और इस तरह से हमें दोनों प्रश्नों का उत्तर मिल गया। किसके बनिस्पत, तो 50 के बनिस्पत, और किसका प्रतिशत निकालना है, तो 40 का प्रतिशत निकालना है। और इस तरह से हमारे पास दो संख्याएं मिल गई। हमें किसका प्रतिशत वाली संख्या में किसके बनिस्पत वाली संख्या से भाग दे देना है, और फिर उसमें हमें गुणा कर देना है 100 से। बस इतना ही करना है और आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। अब आप इसे फॉर्मूला की तरह याद रख सकते हो। और यह किसके लिए फॉर्मूला है, प्रतिशत की संख्या ज्ञात करने के लिए। यानी कि प्रश्न हो कितना प्रतिशत है, तब हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। चलिए अब हम फिट कर देते हैं अपनी संख्याओं को इस फॉर्मूले के ऊपर। किसका, यानी कि 40 का, किसके, यानी कि 50 के, और फिर इनको आपस में भाग दे देना है, यानी कि 40 को 50 से भाग दे देना है और गुणा कर देना है 100 से। यहां पे नीचे 50 है, ऊपर 100 है, 50 दूना का 100, और इस तरह से 40 दूनी 80%। ये हो गया आपका उत्तर, यानी कि 80%। अब चलिए आगे कुछ एक और प्रश्नों को देखते हैं और इसी फॉर्मूले की मदद से उसे हम सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। किसका को किस से भाग दे देना है और 100 से गुणा कर देना है, और इस तरह से आपका निकल जाता है प्रतिशत। यानी कि किसका किससे कितना प्रतिशत है, यह हमें पता चल जाता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 50 40 का कितना प्रतिशत है। अब इस प्रश्न में हमें किसका और किस से पता लगाना है। किसका यानी कि 50 का, और किससे यानी कि 40 के बनिस्पत। अब फॉर्मूले पे फिट कर देते हैं। किसका यानी कि 50 बट्टे किससे यानी कि 40। अब दोनों के बीच में बट्टा यानी कि डिवाइड का साइन दे देते हैं और गुणा कर देना है 100 से। नीचे 40 का एक शून्य और 100 का एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, और फिर 500 गुने 10 500 बटा 4। उत्तर हो गया 125%। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। पिछले प्रश्न में पूछा गया था कि एक संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। यहां पर पूछा जा रहा है कितना प्रतिशत अधिक है एक संख्या दूसरी संख्या से। यानी संख्या 50 संख्या 40 से कितना प्रतिशत अधिक है। और इसी प्रकार से दूसरा प्रश्न यह हो सकता है 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। जैसा कि समझ सकते हैं इन शब्दों से, अधिक या कम यानी कि कंपैरिजन है, तुलना है। और जब आपको दो संख्याएं दी हुई हो और आपको तुलना करनी हो एक दूसरे से, तो आप कैसे करते हो। जैसे कि हमारी संख्याएं हैं 50 और 40 और इन संख्याओं की तुलना करनी है, तो हम कैसे करेंगे। बस एक संख्या से दूसरी संख्या को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, और उत्तर में मिलेगी हमें एक संख्या जो कि होगी दोनों संख्याओं का अंतर, और वही संख्या दोनों संख्याओं की तुलना को परिभाषित करती है। उसी आधार पे 50 में हम 40 को घटाएंगे तो हमें अंतर पता लगेगा 50 और 40 का, जो कि होगा 10। हमारा प्रश्न है कितना प्रतिशत अधिक। हमें उत्तर मिला है सिर्फ 50 40 से कितना अधिक है, जो कि 10 अधिक है। प्रश्न आपके कैसे भी हो सकते हैं, कम के प्रतिशत निकालने हैं, अधिक के प्रतिशत निकालने हैं। यहां 50 40 से अधिक है, और कितना अधिक है, तो 10 अधिक है। अगर यह प्रश्न कितना प्रतिशत कम है ऐसा होता,
तो यहां पे 40 कम है 50 से। कितना कम है? 10 कम है। तो यहां पे हमारी संख्या है 40 और 50, दोनों के बीच का अंतर है 10। इससे दोनों ही प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। 40 50 से कितना कम है या 50 40 से कितना अधिक है। चूंकि 50 और 40 के बीच का अंतर 10 है, इसलिए 50 40 से 10 अधिक है या 40 50 से 10 कम है। तो दोस्तों, ये रही कॉन्सेप्ट की बातें। अब हम आते हैं अपने मुद्दे पे, यानी कि अपने प्रश्न पे। हमें प्रतिशत निकालना है और प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला हमें पता है। किसका को डिवाइड करना है किससे और गुणा कर देना है 100 से। अब प्रश्न है, फॉर्मूले में किसका का जगह कौन सी संख्या होगी? तो वो संख्या होगी दोनों संख्याओं का अंतर, जो कि हमें मिलेगा कंपैरिजन से। और कंपैरिजन कैसे करते हैं? माइनस से, यानी कि 50 माइनस 40। अब हमें भाग दे देना है इसे किससे? किससे अधिक की बात हो रही थी? 40 से अधिक की बात हो रही थी, तो हम 40 से भाग दे देंगे। और उसके बाद से फॉर्मूला क्या कहता है? हमें गुणा कर देना है 100 से। चलिए स्क्रीन पे थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। अब हमें गुणा कर देना है ये 100 से। तो ये हो गया 10/40 और गुणा 100। अब 40 का एक शून्य और 10 का एक शून्य कैंसिल हो गया। 100/4 हुआ तो 4 25वां 100। और इस तरह से 25% हमारा उत्तर हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 40 50 से कितना प्रतिशत कम है? अब इस प्रश्न के बारे में हम पिछले प्रश्न के हल करने के दरमियान ही बातें कर चुके हैं। पिछला प्रश्न था 50 40 से कितना प्रतिशत अधिक है, और वहीं पे यह प्रश्न है 40 50 से कितना प्रतिशत कम है। विधि वही पुरानी वाली होगी, यानी कि 50 में 40 को घटाना है, इससे हमें अंतर मिल जाएगा और उससे भाग दे देना है किससे? यानी कि 50 से हम कंपेयर कर रहे हैं, तो हम 50 से भाग दे देंगे और फिर गुणा कर देना है 100 से। और ये हो गया 10/50 गुना 100। तो 50 दुना का 100 और फिर 2 दहिया 20, यानी कि 20%। तो उत्तर हुआ 40 50 से 20% कम है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यदि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% एवं 50% अधिक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? प्रश्न पर ध्यान दें तो दो संख्याओं की बात हो रही है और उनका कंपैरिजन किया जा रहा है तीसरी संख्या से, जिससे बताया जा रहा है 25% और 50% अधिक है। तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं कि वो 100 है, और अगर तीसरी संख्या 100 है तो प्रश्न में देख सकते हैं पहली संख्या 25% अधिक है, यानी कि 125 होगी, और दूसरी संख्या 50% अधिक है, तो वो 150 होगी। अब जब हमें पता चल चुका है पहली संख्या और दूसरी संख्या, प्रश्न ये कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी, यानी कि 125 150 का कितना प्रतिशत है। हमने पिछले प्रश्नों में एक संख्या का दूसरे संख्या के बनिस्पत प्रतिशत निकाला था। क्या था वो फॉर्मूला? ये रहा वो फॉर्मूला। यहां पे देख सकते हैं किसका को डिवाइड किया जा रहा है, यानी कि जिसका प्रतिशत निकालना है उसको डिवाइड किया जा रहा है। और किससे डिवाइड किया जा रहा है? डिवाइड किया जा रहा है उस संख्या से जिसके बनिस्पत प्रतिशत निकालना है। अब अपने प्रश्न में 125 वो संख्या है जिसका प्रतिशत निकालना है, और फिर 150 वो संख्या है जिसके बनिस्पत प्रतिशत निकालना है। अब फॉर्मूला पे इन संख्याओं को रखें तो किसका के जगह 125 और किसके के जगह 150 और गुणा कर देना है 100 से। अब यहां पे 150 का और 100 का एक एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, और फिर 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10। अब ये हो गया 125 दूना 250/3, और इस तरह से हो गया 83.1/3%। ये हो गया हमारा फाइनल उत्तर। यहां पर आपने देखा कि हमने प्रश्न और उसके रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है उसको हमने समझा और फिर उसे हल किया। लेकिन अगर ये प्रश्न या ऐसा कोई भी प्रश्न अगर आपको सेकंड में आंसर करना है, तो उसके लिए यहां से हम फॉर्मूला निकाल सकते हैं। और वो हम कैसे कर सकते हैं? देखिए प्रश्न को, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 25 और 50% अधिक हैं,
मान लीजिए वो x और y प्रतिशत अधिक हो, तब हमारी पहली संख्या 100 जोड़ x हो जाएगी और दूसरी संख्या 100 जोड़ y हो जाएगी। अब आगे बहुत आसान है। पहली संख्या को यानी कि 100 प्लस x को भाग दे देना है दूसरी संख्या से यानी कि 100 प्लस y से, और फिर गुणा कर देना है 100 से, और यह बन गया हमारा फॉर्मूला। अगर इस तरह का कोई भी प्रश्न हो, सिर्फ आपको x प्रतिशत और y प्रतिशत देखना है और फॉर्मूला में वैल्यू को प्लेस कर देना है और आपका उत्तर मिल जाएगा। चलिए इस फॉर्मूले को टेस्ट कर लेते हैं इसी प्रश्न के ऊपर। 100 प्लस x है, x हमारा 25% है, तो फिर 100 प्लस 25। फिर 100 प्लस y है, हमारा 50% है, तो 100 प्लस 50। अब इसे गुणा कर देना है 100% से। अब आप इसको सॉल्व कीजिएगा, वही पुराना उत्तर आपको मिल जाएगा 83.1/3%। अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न है, यदि कोई दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 60% कम है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत के बराबर होगी? यह प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। अंतर सिर्फ इतना है कि यहां पर दो संख्याएं तीसरी संख्या से 20% और 60% कम है। इस प्रश्न में भी तीसरी संख्या की बात हो रही है और बाकी दो संख्याएं उससे प्रतिशत में बड़ी हैं, तो तीसरी संख्या को हम 100 मान सकते हैं। अब याद कीजिए वो फॉर्मूला जो हमने पिछले प्रश्न को सॉल्व करते समय बनाया था। पिछले प्रश्न में दो संख्याएं तीसरी संख्या से x और y प्रतिशत बड़ी थी, लेकिन इस प्रश्न में 20 और 60% कम है, और इसलिए इस प्रश्न में प्लस x और प्लस y के जगह पे हमें माइनस x और माइनस y यूज करना पड़ेगा। हमारे प्रश्न में पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% कम है, इसलिए x 20 हुआ, और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 60% कम है, इसलिए y 60 हुआ। अब अपने नए फॉर्मूले यानी कि माइनस x और माइनस y वाले फॉर्मूले पे इस प्रश्न की संख्याओं को रखेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। 100 माइनस 20 बट्टे 100 माइनस 60 और गुणा कर देंगे 100 से, और ये हो जाएगा 10 माइनस 20 80 और 10 माइनस 60 40, तो 80 बटे 40 गुणा 100। अब 40 भागा 80 2 और 2 गुना 100 200, तो 200% हमारा आंसर हुआ। तो जैसा कि आपने देखा कि यहां पे हमने फॉर्मूला को यूज तो किया, लेकिन इंप्रोवाइज करने के बाद यूज किया, यानी कि एक छोटे से सुधार के बाद किया। और क्या है वो छोटा सा सुधार? वो सुधार है कि प्लस x और प्लस y के जगह पे हमने माइनस x और माइनस y यूज किया। जब भी इस तरह का प्रश्न हो, लेकिन अगर इसमें दो संख्याएं तीसरी संख्या से ज्यादा हो तो हम प्लस का यूज करेंगे, और जब दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम हो तब हम माइनस का यूज करेंगे। हमने इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, हल करने के लिए माइनस वाले फॉर्मूला को यूज किया, क्योंकि हमारी दो संख्याएं तीसरी संख्या से कम है, यानी कि छोटी हैं। आगे बढ़ते हैं, लेकिन अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अंत तक देखिए। यह रहा हमारा अगला प्रश्न। यदि कोई व्यक्ति 2 वर्ष पहले 24,000 रुपये बैंक में जमा करता है, यदि वह व्यक्ति पहले साल में बैंक में जमा राशि का 20% और दूसरे वर्ष में जमा राशि का 25% अतिरिक्त जमा करता है, बैंक में जमा वर्तमान राशि बताएं। प्रश्न को ध्यान से देखिए। 2 साल पहले एक व्यक्ति ने 24,000 रुपये जमा किए थे अपने बैंक में, फिर उसके 1 साल बाद जमा राशि का 20% राशि वो फिर से बैंक में जमा करता है, और फिर से जमा राशि की 25% अतिरिक्त राशि 1 साल बाद एक बार और जमा करता है। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। उस व्यक्ति ने 2 वर्ष पहले 24,000 रुपये बैंक में जमा किए थे, और फिर अगले साल बैंक में जमा राशि की 20% राशि वो बैंक में फिर से जमा कर देता है। अब हमें सोचना है कि 20% की राशि अगर किसी राशि में जोड़ दी जाए तो कुल राशि पहले की जमा की हुई राशि की कितनी प्रतिशत होगी? जी हां, 120% होगी। चलिए अब इसको थोड़े डिटेल में समझ लेते हैं। 24,000 रुपया था जो कि शुरू में आपके पास बैंक में था, उसमें आपने 24,000 का 20% और जोड़ दिया, और 24,000 का 20% होगा कितना? वो होगा 24,000
गुना 20/100। अब इसे सॉल्व करने पे मिलेंगे आपको 4800 रुपए। अब 24,000 रुपए में उसका 20% यानी कि 4800 रुपए जोड़ने पर आपको मिलेगा 28,800 रुपए। अब अगर 24,000 का 120% निकालते हैं तो वो होगा 24,000 गुने 120/100। अब इसे सॉल्व करते हैं, 100 का 2 शून्य कट गया ऊपर, और फिर 24 गुना 12 288, और उसके ऊपर बचा हुआ 2 शून्य, हमें उत्तर वही मिल गया 28,800। तो ये हुआ उत्तर कि हमने 20% के बजाय 24,000 का 120% क्यों निकाला। और इसीलिए 24,000 का 120% हम पता लगाएंगे, जो कि होगी राशि 1 साल के अंत में बैंक में जमा की गई कुल राशि, यानी कि यह हुई पहले साल के अंत में बैंक में जमा की गई कुल राशि। अब दूसरे साल की बात करते हैं। प्रश्न कहता है दूसरे साल में 25% राशि जमा की गई। अब जब 25% जमा करते हैं तो कुल राशि हो जाती है 125%। जैसा कि हमने देखा था पिछली बार 20% जमा करने पर हमें कुल राशि हो गई थी 120%। अब चलिए इसे झटपट सॉल्व कर देते हैं। ये 100 के 2 शून्य 24,000 के 2 शून्य से कैंसिल हो जाएंगे। फिर दूसरे 100 के दोनों शून्य 120 और 240 के शून्य से कैंसिल हो जाएंगे, और इस तरह से हमें बचता है 24 का गुणा होगा 12 और 125 के साथ। 12 और 125 को गुणा करने से 1500 मिलता है। भिन्न में नीचे हमें कोई भी संख्या नहीं बची है, यानी कि डिवाइड बाई 1। 24 को 1500 से गुणा करेंगे, मिलेगा हमें 36,000, और इस तरह से हुआ 36,000 हमारा फाइनल रिजल्ट। इस प्रकार के प्रश्न प्रायः कॉम्पिटिटिव यानी कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर इस प्रकार के प्रश्न को हल करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला हो तो हम सेकंडों में इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए बैंक में पहले से जमा राशि A है, और फिर 1 साल बाद उसमें उस जमा राशि की X% और जमा की जाती है, और फिर दूसरे वर्ष उस समय जमा राशि की Y% जमा की जाती है। अब अगर हम अपने ओरिजिनल प्रश्न में यूज की हुई संख्याओं को रिप्लेस कर दें, चेंज कर दें A, X और Y से, तो समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा। 24,000 के जगह हमने लिख दिया है A को, 120 के जगह हम लिख सकते हैं 100 प्लस X, और फिर 125 के जगह पे हम लिख सकते हैं 100 प्लस Y, और नीचे फिर हमें डिवाइड करना है 100 गुना 100 से। बस ये हो गया आपका फॉर्मूला। A है जो शुरुआती राशि आपकी जमा की गई है, और X वो संख्या है जो यह बताती है कि A की कितनी प्रतिशत फिर से उस अकाउंट में डाली गई है, और उसी तरह से Y भी ये बताती है कि उस अकाउंट में A की कितनी प्रतिशत फिर से और डाली गई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये फॉर्मूला केवल 2 किस्तों के लिए लागू नहीं होता है, ये कितने भी किस्त हो सकते हैं, 2 के बाद 3 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये फॉर्मूला उन सारे प्रश्नों के लिए काम करेगा, और आपको आपका उत्तर सेकंडों में मिल जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है यदि किसी शहर की जनसंख्या 10,000 है, पहले वर्ष में जनसंख्या 10% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष में 20%, और तीसरे वर्ष में जनसंख्या 30% बढ़ जाती है, तो तीसरे साल के अंत में शहर की जनसंख्या कितनी होगी। यहां पे ध्यान से देखिए इस प्रश्न को, बिल्कुल पिछले प्रश्न जैसा यह प्रश्न है। यहां पे शुरुआती एक संख्या दी हुई है 10,000, जिसके बाद उस संख्या में कई बार उस संख्या की अलग अलग प्रतिशत जोड़ दी जाती है। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर पाने के लिए आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है। 10,000 आपका A हो गया, और उसके बाद जितने भी प्रतिशत उस संख्या में जोड़ते हैं वो आपकी X, Y और Z हो गई। चलिए फिर देर किस बात की, इस फॉर्मूले पे उन संख्याओं को फिट करते हैं और अपना आंसर पा लेते हैं। A हुआ 10,000 गुना 10 प्लस X आपका 110, 10 प्लस Y आपका 120, और 10 प्लस Z आपका 130। इन सबको आपस में गुणा कर देंगे और 100 गुना 100 गुना 100 से भाग दे देंगे। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। ऊपर 7 शून्य है और नीचे 6 शून्य है। 6 शून्य कैंसिल हो गया, ऊपर 1 शून्य बचेगा, यानी कि 10 गुने 11 गुने 12 गुने 13 बच जाएगा। अब इन सबको गुणा कर देंगे और उत्तर मिलेगा 17,160। चलिए इसी प्रश्न को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं और देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला वैसे प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकता है। जैसे कि इस प्रश्न में 3 संख्याएं दी हुई हैं जो कि यह बताती हैं कि जनसंख्या कितने प्रतिशत से बढ़ी। मान लें कि कोई उनमें से एक संख्या बढ़ने के बजाय
बताती हो कि जनसंख्या कितने प्रतिशत से घटी, तब क्या इस फॉर्मूले से हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। फिर से फॉर्मूले पे उस संख्या को अप्लाई करते हैं। ए हुआ हमारा 10,000, 100 प्लस एक्स यानी कि हमारा हो जाएगा 110, और फिर वाई चूंकि घट रही है तो 100 प्लस वाई के बजाय 100 माइनस वाई यानी कि 80, और उसी तरह से फिर से जनसंख्या 30% बढ़ रही है तो हो जाएगा 130। अब इन सबको 100 गुना 100 गुना 100 से भाग दे देना है। पिछली बार की तरह अब भी एक शून्य छोड़ के सारे शून्य कट जाएंगे। यहां एक शून्य छूट गया था, 10,000 के बदले हमने 1,000 लिखा था, और इस तरह से सारे शून्य कैंसिल करने के बाद हमें बचता है 10 गुने 11 गुने 8 गुना 13, और इस तरह से ये हो गया 11,440। ये हो गया हमारा फाइनल उत्तर। और हमने देखा कि इस पैटर्न पे आए हुए किसी भी प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। मान लो आपको दिया हुआ है ए, जो कि संख्या है, वो संख्या या तो राशि हो सकती है, नहीं तो जनसंख्या हो सकती है, या कोई और दूसरी संख्या हो सकती है। और फिर मान लीजिए उस संख्या में जोड़ देते हैं उसी संख्या का x%, और फिर से उसी संख्या का y% भी उसमें जोड़ देते हैं, और फिर से z% भी उस संख्या का उस संख्या में जोड़ देते हैं, और इस तरह से ऐसी संख्याओं के जोड़ने का क्रम अनेकों बार चल सकता है। ऐसे प्रश्न बैंक में जमा की जाने वाली राशि की संख्या की हो सकती है, या फिर जनसंख्या की संख्या की हो सकती है, या फिर किसी और संख्या की भी हो सकती है। ऐसे सारे प्रश्नों के लिए बस एक ही फॉर्मूला, ए यानी कि शुरुआत की जो संख्या है उसमें आपको गुणा कर देना है 100 प्लस एक्स से, फिर 100 प्लस वाई और 100 प्लस जेड, और इस तरह से आगे जितनी भी संख्याएं जो कि जोड़ी गई हैं प्रतिशत के रूप में, उन सबको यहां पे गुणा करते जाएंगे, और फिर इन सब को भाग लगा देंगे उतनी 100 की संख्याओं से जितनी बार प्रतिशत की संख्या जोड़ी गई है। जैसे पिछले ही प्रश्न को देख लीजिए, शुद्ध रूप से संख्या की बात करें जनसंख्या को भूल करके, तो 10,000 हमारी शुरुआती संख्या थी, और उसमें हमें 10% संख्या और जोड़ दी गई, और फिर उसके बाद 20% संख्या उसमें जोड़ दी गई, और फिर से 30% संख्या जोड़ दी गई 10,000 की, और हमें पूछा जा रहा है अंत में कुल संख्या क्या होगी। तो इसके लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला पे अप्लाई करना है सारे नंबर्स को, और हमें हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। और जैसा हमने पिछले प्रश्न में किया था, 10,000 से गुणा कर देना है 100 प्लस 10 में, और फिर 100 प्लस 20 में, फिर 100 प्लस 30 में, और सबको भाग दे देना है 100 गुना 100 गुना 100 से, और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न यह है कि यदि चीनी की कीमत 20% घट जाती है तो खर्च में बिना किसी परिवर्तन के चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। प्रश्न है चीनी की कीमत 20% घट जाती है, तो मान लीजिए कि चीनी की कीमत अगर 100 रुपये थी, और अगर 20% घट जाती है यानी कि 100 का 20% कम हो जाएगा 100 में से, और 100 में 20 कम हो जाने से आपकी कीमत हो गई 80 रुपए की, यानी कि बच गए आपके पास 20 रुपए। अगर आपको खर्च में परिवर्तन नहीं करना है तो ये बचे हुए 20 रुपए भी खर्च करने पड़ेंगे, और बचे हुए इस 20 रुपए से जो भी चीनी खरीदी जाएगी वही हमारी बढ़ी हुई खपत होगी। अब प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि चीनी की खपत कितनी प्रतिशत बढ़ाई जा सकती है। तो उसका उत्तर कुछ ऐसा होगा, जब पुरानी खपत के लिए हमें सिर्फ 80 रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं तो बाकी बचे हुए 20 रुपए से ही चीनी की खपत बढ़ाई जा सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि 80 का 20 जितना प्रतिशत है उतनी ही प्रतिशत चीनी की खपत बढ़ाई जा सकती है। मतलब हमें 20 का प्रतिशत निकालना है 80 के प्रति, यानी कि 80 के बनिस्पत। आप याद कीजिए वो फॉर्मूला, किसका भागा किससे गुना 100। किसका प्रतिशत निकालना है, हमें 20 का प्रतिशत निकालना है, और किससे प्रतिशत निकालना है, 80 से प्रतिशत निकालना है, और फिर उसे गुणा कर देना है 100 से, और हमें हमारा उत्तर मिल जाएगा 25%। और इस तरह से इस पैटर्न पे पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न का आप उत्तर दे सकते हैं। जैसे इस प्रश्न में चीनी की कीमत घट जाती है और पूछा जाता है कि खपत कितनी बढ़ाई जा सकती है। अगर प्रश्न इसके उलट होता, यानी कि चीनी की कीमत बढ़ जाती और पूछा जाता कि खपत कितनी घटाई जा सकती है,
उस तरह के भी प्रश्न उतनी ही आसानी से आप बना सकते हैं। तो चलिए इस बदले हुए प्रश्न को भी हल कर लें। तो इस नए प्रश्न में चीनी की कीमत 20% घटने के बजाय यानी कि माइनस होने के बजाय 20% बढ़ रही है यानी कि प्लस हो रही है। इसी कारण से नई कीमत 80 के बजाय 120 होगी। अब हमें किसका प्रतिशत निकालना है? 20 का ही प्रतिशत निकालना है, क्योंकि यही 20 रुपए की खर्च बढ़ रही है और हमें पिछले खर्च में परिवर्तन ना होने देने के लिए इसी 20 रुपए को बचाना है। चूंकि चीनी की कीमत बढ़ने के बाद हमें पुरानी खपत के लिए 120 रुपए खर्च करने पड़ेंगे, तो 120 का 20 जितना भी प्रतिशत होगा उतने ही प्रतिशत की हमें खपत में कटौती करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको इस इक्वेशन को सॉल्व कर देना है और आपको 20 का प्रतिशत मिल जाएगा 120 के प्रति। तो 120 का एक शून्य 100 के एक शून्य से कैंसिल हो गया और इस तरह से हमें मिल गया 200/12 जो कि होगा 50/3 जो कि होगा 16.2/3 यानी कि 16.2/3%। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न कुछ ऐसा है, यदि मुकेश का वेतन संजय के वेतन से 20% अधिक है तो संजय का वेतन मुकेश के वेतन से कितना कम है। यहां पर मुकेश का वेतन संजय के वेतन से कंपेयर किया जा रहा है, तो संजय का वेतन हम मान लेते हैं कि 100 है और चूंकि मुकेश का वेतन संजय के वेतन से 20% अधिक है यानी कि इसमें हम 20 जोड़ देंगे तो हमें मुकेश का वेतन मिल जाएगा जो कि होगा 120। अब प्रश्न ये पूछा जाता है कि तो संजय का वेतन मुकेश के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। अगर संजय का वेतन 100 है और मुकेश का 120 तो संजय का वेतन मुकेश से कितना कम हुआ? 20 रुपए कम हुए। अब हमें प्रतिशत किस संख्या की निकालनी है? संजय और मुकेश के वेतन के अंतर की, जो कि 20 रुपए है। और किससे प्रतिशत निकालनी है? मुकेश के वेतन से, जो कि 120 रुपए है। तो प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला याद कीजिए, किसका को भाग दे देना है किससे और गुणा कर देना है 100 से। तो वेतन में अंतर यानी कि 20 का प्रतिशत निकालना है किससे? मुकेश के वेतन से, जो कि है 120। तो 20 को भाग दे देंगे 120 से और फिर गुणा कर देंगे 100 से। अब हम कैंसिल कर देंगे 120 का शून्य 20 के शून्य से, जो होगा 200/12 यानी कि 50/3 और इस तरह से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा 16.2/3%। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। तो ये रहा प्रश्न, यदि कोई दुकानदार किसी वस्तु की विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक निर्धारित करता है, अगर दुकानदार उस निर्धारित कीमत के ऊपर 20% छूट देता है तो कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी। पहले तो ये बात जान लेनी है और गांठ बांध लेनी है कि अगर कोई प्रश्न में संख्याएं प्रतिशत के रूप में सिर्फ दी हुई हो तो वहां पे बेस नंबर को आप 100 मान लीजिए, जैसा कि हमने पिछले प्रश्नों में भी किया था। इस प्रश्न में सारी संख्याओं का आधार क्रय मूल्य है, तो हम क्रय मूल्य को 100 मान सकते हैं और उसके बाद से विक्रय मूल्य की बात होती है जो कि 20% अधिक निर्धारित हुई है, तो ये 20% लिख देते हैं। और चूंकि अधिक निर्धारित होती है तो एरो का मुंह ऊपर की तरफ कर देते हैं, इंडिकेट करने के लिए कि 20% की वृद्धि हो रही है, समझने के लिए। और उसके बाद दुकानदार इस बढ़ी हुई कीमत पे 20% की छूट दे देता है, तो इस 20% को भी लिख देते हैं। और चूंकि ये छूट है इसलिए एरो बना देते हैं नीचे की तरफ मुंह किए हुए। तो अगर इसके बाद इस प्रतिशत की संख्या निकालकर उसे एरो के डायरेक्शन के हिसाब से बढ़ाने या घटाने के बाद हमें जो संख्या मिलेगी वो हमारी सेल प्राइस होगी। तो चलिए इसे सॉल्व करके सेल प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। तो हमें 100 का प्रतिशत निकालना है। कितना प्रतिशत निकालना है? 20% निकाल लेना है, लेकिन सिंपल 20% नहीं निकालना है, 20% से उसे बढ़ा देना है यानी कि 120% निकालना है। तो इसका अर्थ ये हो जाएगा 100 गुना 100 प्लस 20/100। तो हम इसे सॉल्व करेंगे और हमें क्रय मूल्य से 20% बढ़ी हुई संख्या मिल जाएगी। अब अगला स्टेप है इस पूरी संख्या को 20% से घटा देना। किसी संख्या को 20% से घटा देना यानी कि उसका 80% निकाल लेना। दोनों संख्याएं बराबर ही होगी, इसीलिए 100 माइनस 20/100, इस तरह से हमें 80% निकल जाएगा। अब इस पूरे इक्वेशन को सॉल्व करने पर हमें पता चल जाएगा कि क्रय मूल्य को 20% बढ़ा देने के बाद उस बढ़े हुए मूल्य पर 20% छूट देने के बाद हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा। तो ये 100 और 100 कट गया, फिर ये 120 गुना 80/100 हो गया। तो फिर 100 का 2 शून्य ऊपर के 2 शून्य से कैंसिल हो गया
और फिर उत्तर हुआ 12 अठे 96, यानी कि 96 रुपया हमारा सेल प्राइस हो गया। तो अब लॉस या प्रॉफिट कितना हो गया? लाभ हानि निकालने के लिए विक्रय मूल्य यानी कि सेल प्राइस में से घटाना पड़ता है बाई प्राइस यानी कि क्रय मूल्य। तो 96 माइनस 100 ये हो गया -4, और माइनस होना इंडिकेट क्या करता है कि लॉस हुआ है, और 4 रुपये का लॉस हुआ है। इसे 4% भी कह सकते हैं क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 100 रुपया है, लेकिन अगर फॉर्मूले पे फिट करके आप उसका प्रतिशत निकालना चाहें तो समझने के लिए वो भी कर सकते हैं। देखिए 4/100 गुना 100, और इस तरह से हमें 4% मिल गया, और यही 4% हमारा फाइनल उत्तर हो गया। लेकिन जैसा कि हम लोग इसके पहले हर प्रश्न के लिए करते हुए आ रहे हैं, हर नए तरह के प्रश्न के पैटर्न को पहचानना, फिर पैटर्न समझ के उनको फॉर्मूले में बांध लेना, और एक बार फॉर्मूला जान गए तो ऐसे प्रश्नों को जस्ट सेकंड में सॉल्व करना। चलिए देखते हैं इस प्रश्न के लिए पैटर्न और पता लगाते हैं फॉर्मूला। तो इस प्रश्न में क्या है? इस प्रश्न में शुरुआती कोई संख्या है, उस संख्या में x% जोड़कर उसे चेंज कर देते हैं, फिर उस चेंज हुए संख्या में y% घटाकर उसे फिर से चेंज कर देते हैं, और इस तरह से अंत में हमें एक संख्या मिलेगी, और इस अंत में मिली हुई संख्या से कंपेयर करना है सबसे शुरुआत वाली संख्या से, और देखना है दोनों का अंतर, और उस अंतर का प्रतिशत निकालना है। वही संख्या की प्रतिशत इस प्रश्न के लिए लाभ या हानि की प्रतिशत होगी। अब प्रश्न के हल को देखते हैं। उसमें बढ़ी हुई 20% x हुई और घटी हुई 20% y हुई। तो अब समीकरण को संख्याओं के बदले x और y डाल के कुछ ऐसे लिख सकते हैं। 100 को गुणा करेंगे 100 प्लस x भागा 100 से, फिर उसको गुणा करेंगे 100 माइनस y भागा 100 से। ऊपर और नीचे का 100 कैंसिल हो गया। स्क्रीन पे जगह कम बचा है, थोड़ा जगह बना लेते हैं। अब ऊपर 100 प्लस x और 100 माइनस y को गुणा करना है। इसके लिए 100 गुना 100 कर देंगे, फिर 100 गुना माइनस y करेंगे, फिर x गुना 100 करेंगे और x गुना माइनस y कर देंगे। इनको गुणा करने पर इक्वेशन कुछ ऐसा दिखेगा। 100 गुना 100 100 स्क्वायर, 100 गुना माइनस y माइनस 100y, फिर x गुना 100 प्लस 100x, और फिर x गुना माइनस y माइनस xy, और भिन्न में नीचे है 100। अब अगर इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो 100 बाहर आ जाएगा ब्रैकेट में, और अंदर ब्रैकेट के होगा 100 माइनस y प्लस x, और फिर ब्रैकेट बंद करके माइनस xy बटे 100। अब अगर आगे इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो 100 गुना ब्रैकेट में 100 प्लस x माइनस y डिवाइडेड बाई 100, और फिर माइनस xy डिवाइडेड बाई 100। अब ऊपर और नीचे 100 और 100 कैंसिल हो गया, और इस तरह से नया इक्वेशन हो गया 100 प्लस x माइनस y और फिर माइनस xy बटा 100। तो ये समीकरण हमें बताएगा कि किसी संख्या में x% जोड़ने और y% घटाने के बाद वो संख्या का मान क्या होगा। क्योंकि इस प्रश्न में हमें पूछा जा रहा है पुराने और नए मान का अंतर, लाभ हानि वही होती है। क्रय मूल्य जो कि आपका शुरुआती मान था, और फाइनल विक्रय मूल्य वो आपका अंतिम मान है। इस समीकरण में ये हिस्सा हमें बताता है शुरुआती मान और अंतिम मान का अंतर, यानी कि लाभ या हानि। और सारी संख्याएं प्रतिशत में होने के कारण हमने शुरुआती मान माना था 100। संख्याओं के मान में अंतर के लिए, यानी कि लाभ और हानि के लिए, आपको 100 को इग्नोर करना है और देखना है समीकरण के बाकी हिस्से को, यानी कि x माइनस वाई माइनस xy बटा 100। अब जब हम लोगों ने फॉर्मूला निकाल लिया है तो इसे टेस्ट ही कर लें। x हमारा 20% था, y भी हमारा 20% है, और इस तरह से माइनस xy हो जाएगा माइनस 20 गुना 20, जिसको कि भाग दे देंगे 100 से। अब 20 माइनस 20 शून्य हो गया। 100 के शून्य को कैंसिल करके ऊपर के संख्याओं के शून्य को कैंसिल कर देंगे, और इस तरह से हमें उत्तर मिल गया 2 गुना 2 4। चूंकि संख्या के पहले माइनस है इसलिए ये हमारी हानि हो गई, यानी कि लॉस हो गया। तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए आप ऐसी किसी भी संख्या को आप हल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसी प्रश्न से मिलता जुलता अपना अगला प्रश्न, जिसमें कि ये समीकरण हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगला प्रश्न है, यदि किसी कर्मचारी का वेतन 10% बढ़ाया जाता है, फिर वेतन को 5% घटा दिया जाता है, तो वेतन में कितने प्रतिशत का अंतर होगा। यहाँ पर आप फिर देख सकते हैं कि सारी संख्याएं प्रतिशत में दी हुई हैं, यानी कि बेस नंबर, यानी कि शुरुआती नंबर हम 100 मान सकते हैं, जो कि हमारे कर्मचारी का वेतन है। तो 100 हुआ कर्मचारी का शुरुआती वेतन, जिसे कि 10% बढ़ाया जाता है और फिर 5% घटा दिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे कि ये प्रश्न अपने पिछले प्रश्न के जैसा ही है। चलिए देख लेते हैं कंपेयर करके पिछले प्रश्न से। हमारे नए प्रश्न में किसी कर्मचारी का वेतन दिया गया है और उसे 10% बढ़ाया जाता है, और पिछले प्रश्न में दुकानदार ठीक उसी तरह से अपने वस्तु की कीमत
20% अधिक बढ़ा देता है। और फिर नए प्रश्न में कर्मचारी की वेतन 5% घटा दी जाती है और पुराने प्रश्न में दुकानदार वस्तु की कीमत 20% घटा देता है। और वहीं जहां पुराने प्रश्न में पूछा जाता है कितने प्रतिशत की लाभ और हानि होगी, नए प्रश्न में कितने प्रतिशत का अंतर होगा ये पूछा जाता है। तो आप देख सकते हैं प्रश्न का पैटर्न बिल्कुल एक जैसा है। फॉर्मूला अप्लाई करना है और हमें आंसर मिल जाएगा। x हो गया 10, y हो गया 5, तो 10 - 5 माइनस XY, तो -10 × 5 बटे 100 बटे 100। नीचे का 100 कट गया, 10 × 5 50 से, 50 × 2 100। अब ये 10 - 5 5 हुआ और -1/2 जो कि होगा 4.1/2, यानी कि 4.1/2%। चलिए अब अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले साल में 20% और दूसरे साल में 30% घट जाती है, तो 2 साल के अंत में जनसंख्या में कितने प्रतिशत की कमी होगी? प्रश्न को ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा ये प्रश्न भी पिछले प्रश्न जैसा ही है। देखिए अब पिछले प्रश्न को, पिछले प्रश्न में एक संख्या दी हुई थी जो कि पहली बार में कुछ प्रतिशत से बढ़ाई जाती है और फिर दूसरी बार उसको कुछ प्रतिशत घटा दिया जाता है। इस प्रश्न में एक बार बढ़ने और फिर घटने के बजाय 2 बार संख्या घट रही है। पहली बार 20% और फिर 30% घट जाती है। और फिर हमें पता लगाना है जनसंख्या में प्रतिशत की कमी, यानी कि शुरू की संख्या और फिर उसे 2 बार घटाने के बाद नई संख्या से उसका अंतर पता लगाना है। तो जैसा देख सकते हैं प्रश्न का पैटर्न पिछले प्रश्न जैसा ही है। वहां पे संख्या बढ़ाने के बाद घटाई गई थी, यहां संख्या 2 बार घटाई जाती है। अगर ये संख्या 2 बार बढ़ाई गई होती तब भी प्रश्न का पैटर्न वही होता और तब जनसंख्या में कमी के बजाय वृद्धि पूछी गई होती। तो प्रश्न एक ही जैसा है, पैटर्न एक ही जैसा है। तो इस बदले हुए प्रश्न के लिए फॉर्मूला पहले निकाल लेते हैं। किसी दी हुई संख्या को पहली बार x% बढ़ा लेते हैं, फिर दूसरी बार y% बढ़ाते हैं। तो अगर इसे हम इक्वेशन के फॉर्म में लिखें तो कुछ ऐसा दिखेगा। शुरू में दी हुई संख्या 100 है जो x% बढ़ाने के बाद 100 + x% हो जाएगा और फिर इस नई संख्या को y% बढ़ाना है और y% बढ़ाने के बाद इस नई संख्या का 100 + y% हो जाएगी। पिछले प्रश्नों में पहले संख्या बढ़ाई गई फिर घटाई गई, इसीलिए हमने +x फिर -y किया था। यहाँ पे चूंकि संख्या केवल बढ़ रही है इसलिए हमने +x और +y किया है। इसी तरह के इक्वेशन हमने पिछले प्रश्नों में भी सॉल्व किए थे, सिर्फ प्लस के जगह माइनस था, तो इसे हम फास्ट फॉरवर्ड करके सॉल्व कर देते हैं। तो ये हो गया समीकरण नई संख्या का, जो कि शुरुआती संख्या में x% और y% जोड़ने के बाद मिलेगी। चूंकि 100 हमारी शुरू की संख्या थी, उसे हम अलग कर लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ अंतर पता लगाना है। तो इस तरह से समीकरण का बाकी हिस्सा हमें संख्या में अंतर को प्रदर्शित करेगा। और जैसे हमने कहा कि 100 को इग्नोर कर देना है और बाकी समीकरण को हमें अलग लिख लेना है। बस ये हो गया हमारा फॉर्मूला। इसके ऊपर नंबर को फिट करना है, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। चलिए संख्याओं को फॉर्मूला पे फिट कर देते हैं। प्रश्न में देख सकते हैं x है 20, लेकिन चूंकि ये घटाई गई है इसलिए x -20 हो जाएगा। ठीक उसी तरह से y -30 हो जाएगा। फॉर्मूले पे फिट करेंगे -20 -30 और फिर प्लस -20 × -30 बटा 100। अब -20 -30 -50 हो गया, 100 कैंसिल हो गया -20 और -30 के 0 से, और बच गया -2 × -3 +6 हो गया, और इस तरह से -50 और +6 -44 हो गया। तो यही हमारा उत्तर होगा। 2 साल के अंत में जनसंख्या में 44% की कमी आएगी। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न यह है कि यदि कोई परीक्षार्थी 25% अंक लाकर 30 अंकों से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा परीक्षार्थी 50% अंक प्राप्त करता है और उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से 20 अंक अधिक प्राप्त करता है, तो परीक्षा की पूर्ण अंक कितनी है? पहले देखिए इस प्रश्न में पूछा क्या जा रहा है। इसमें पूछा जा रहा है परीक्षा की पूर्ण अंक कितनी है। तो हम मान लेते हैं कि परीक्षा के पूर्ण अंक यानी कि मैक्सिमम मार्क्स x है, जिसका कि हमें पता लगाना है। लेकिन ध्यान से देखिए प्रश्न में एक और संख्या की बात हो रही है जिसकी सीधे बात नहीं हो रही है, लेकिन प्रश्न उसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। प्रश्न के शुरू में बोला गया है 30 अंकों से फेल हो जाता है एक विद्यार्थी, फिर दूसरे वाक्य में बोला जाता है कि दूसरा परीक्षार्थी पास करने से 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। तो आखिर कौन सी वह संख्या है जिससे यहाँ पर अधिक और कम की तुलना की जा रही है? वो है पास मार्क्स, जिसे हम मान लेते हैं P है।
अब प्रश्न यह कहता है कि यदि कोई परीक्षार्थी 25% अंक प्राप्त करता है, 25% किसका? 25% x का, यानी कि पूरे अंक का। और फिर प्रश्न कहता है 25% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंकों से फेल हो जाता है, यानी कि 30 अंक पास मार्क से कम मिलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि x का 25% p से 30 कम है। अब x का 25% लिख सकते हैं x गुना 25/100। अब इक्वल साइन के बाद p -30 में से -30 को इस साइड में लाएंगे तो +30 हो जाएगा और दूसरी तरफ रह गया सिर्फ p। ये हमारा इक्वेशन हो गया। इसका नंबरिंग कर देते हैं, ये पहला इक्वेशन है। फिर प्रश्न आगे यह कहता है कि दूसरे परीक्षार्थी को 50% अंक प्राप्त हुआ और वो उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंक से, यानी कि पास मार्क से 20 अंक अधिक है। तो इसे लिख सकते हैं x का 50% बराबर है p प्लस 20। x का 50% को लिख सकते हैं x गुना 50/100। अब समीकरण के दूसरे साइड से +20 को बाएं साइड में लाएंगे और इस तरह से समीकरण के दूसरी तरफ सिर्फ p बचेगा। इसका भी नंबरिंग कर देते हैं। ये हुआ हमारा दूसरा समीकरण। अब समीकरण 1 और 2 को देखें। दोनों ही समीकरण में दाहिना हिस्सा p है, यानी कि बराबर है। इसका अर्थ यह है कि दोनों समीकरण के बाएं हिस्से आपस में बराबर होंगे। चलिए तो इन दोनों समीकरणों को बराबर करके दिखाया जाए। ये था बाएं साइड में पहला समीकरण और फिर दूसरा समीकरण दाएं साइड में रख दिया। आपस में दोनों बराबर हैं, इक्वल साइन लगा दिया। अब समझने में आसानी के लिए इस समीकरण के संख्याओं के जगह में कुछ अदला बदली करते हैं। x के जो गुणक हैं उसको एक तरफ करते हैं और शुद्ध संख्या को दूसरी तरफ करते हैं, जिसके बाद समीकरण कुछ ऐसा दिखेगा। 30 + 20 और बराबर हो जाएगा 25x/100 दूसरी तरफ चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। दूसरी तरफ 50x/100 है, उसे लिख देते हैं और फिर -25x/100 कर देते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 50x/100 में घटाएंगे 25x/100 तो मिल जाएगा 25x/100 और बाईं तरफ 30 और 20 50। 25x/100 है, 25 100 से कैंसिल हो जाएगा, 4 नीचे बच जाएगा और ये 4 दूसरी तरफ से गुणा हो जाएगा तो x = 200 हो जाएगा। यही हो गया हमारा फाइनल आंसर। परीक्षा के पूर्ण अंक 200 है। अब जैसा कि हम पिछले प्रश्नों में करते हुए आ रहे हैं, प्रश्नों के पैटर्न को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर फॉर्मूला डिराइव करते हैं। और एक बार फॉर्मूला आपको पता चल गया तो आप ऐसे प्रश्न को सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्न का भी ऑपरेशन शुरू करते हैं और फॉर्मूला पता लगाते हैं। जैसा कि आपने देखा था, प्रश्न को हल करते हुए हमने ये दो समीकरण 1 और 2 निकाला था। इस पैटर्न पे पूछे जाने वाले किसी भी प्रश्न को सॉल्व करने के लिए इन्हीं दो समीकरणों का यूज करके हम फॉर्मूला निकालेंगे। ये समीकरण 1 और 2 में शुद्ध संख्या वाला हिस्सा क्रमशः 30 और 20 है। यहाँ 30 को a मान लीजिए और 20 को b। पूर्ण अंक अर्थात मैक्सिमम मार्क्स को x के बजाय कैपिटल M मान लेते हैं। समीकरण में भी x के जगह m लिख देते हैं। फिर x और y को प्रतिशत की संख्याओं के लिए यूज कर लेते हैं। चूंकि दोनों ही समीकरण p के बराबर है, दोनों ही समीकरण का बायां हिस्सा आपस में बराबर होगा। समीकरण को बेहतर समझने के लिए x और y के गुणक को बाईं साइड में रखते हैं और शुद्ध संख्या को यानी कि a और b को दाएं साइड में रखते हैं। और ये कैसे हुआ? -b को a की तरफ यानी कि बाईं तरफ लेके आए और फिर m गुना x/100 को दाईं तरफ लेके आए। चलिए इस समीकरण को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर दें। अगर m को कॉमन ले लें तो y - x/100 हो जाएगा और दूसरी तरफ a + b जैसे का तैसे। अब देखिए इस समीकरण को, यहाँ से परीक्षा के पूर्णांक यानी कि m निकालने के लिए चीजें बहुत आसान हो गई। और जैसा कि आप समझ सकते हैं, ये फॉर्मूला समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करने पर मिला है। अब फाइनल फॉर्मूला m बराबर a + b गुणा 100 भागे y - x। ये हमारा फॉर्मूला हो गया। अब इस पैटर्न पे पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जब फॉर्मूला बन गया है तो टेस्ट भी कर लेते हैं इसी प्रश्न के ऊपर। समीकरण में अंकों के लिए दो वेरिएबल है a और b। प्रश्न में a और b क्या हो सकता है? 30 अंकों से फेल हो जाता है। यह 30 आपका a हो सकता है और फिर 20 अंक अधिक प्राप्त कर लेता है। यह 20 आपका b हो सकता है। फिर समीकरण में x और y प्रतिशत की संख्या है। प्रश्न में 25% x हो जाएगा और 50% हो जाएगा y। अब बस a b और x y को समीकरण में रिप्लेस कर देना है, आपको आपका उत्तर मिल जाएगा। तो a + b हो गया 30 + 20 गुना 100। फिर भिन्न में नीचे y - x यानी कि 50 - 25। अब आगे सिंप्लीफाई करने पर 30 और 20 50 गुना 100 बटे 50 - 25 25।
25 दूना 50 कैंसिल हो गया और उत्तर आपको मिल गया 200। दोस्तों, आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक बटन जरूर दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और वीडियो को आप मिस ना करें। धन्यवाद।